हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं। आज के वीडियो में है क्लास 9th के स्टूडेंट्स के लिए सब्जेक्ट है हिंदी वार्षिक परीक्षा 2024 का मॉडल पेपर संपूर्ण हल के साथ। पेपर को सॉल्व करने के लिए समय मिलेगा 3 घंटे 15 मिनट। पूर्णांक रहेगा 80 अंक। सबसे पहले खंड ए निर्देश सही उत्तर को चिन्हित कीजिए। प्रत्येक प्रश्न में 4 उत्तर हैं, जिनमें से एक उत्तर सही है, जिसे सामने कोष्ठक में लिखना है। पहला प्रश्न है मूल शब्द और उसमें जुड़े प्रत्यय का सही विकल्प है। ए लोक धन इकता, ब लोक धन इक धन ता, से लौकिक धन इता, द लौकिकता धन आ। सही उत्तर है ब लोक धन इक धन ता। दूसरा प्रश्न है परसर्ग ने के कारण क्रिया सदा रिक्त स्थान में होती है। ए सामान्य वर्तमान काल, ब संदिग्ध वर्तमान काल, से भूतकाल, द भविष्यत काल। सही उत्तर है से भूतकाल। प्रश्न संख्या 3 मोहन रात दिन पढ़ाई करता है। इस वाक्य में उद्देश्य पद है। ए मोहन, ब रात दिन, से पढ़ाई, द करता है। सही उत्तर है ए मोहन। चौथा प्रश्न है द्रौपदी 5 पांडवों की पत्नी थी। रेखांकित शब्द का सही पर्यायवाची नहीं है। ए भार्या, ब सहचरी, से सखी, द जीवन संगनी। यहाँ सही ऑप्शन है, सही उत्तर है से सखी। प्रश्न संख्या 5 छाती पर मूंग दलना मुहावरे का अर्थ है। ए कड़वी बात बोलना, ब छाती पर बैठकर मूंग की दाल बनाना, से झूठ बोलना, द खूब परेशान करना। सही उत्तर है द खूब परेशान करना। प्रश्न संख्या 6 दिए गए शब्दों में से छांटकर रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। रिक्त स्थान वाले प्रश्न हैं। इनके सामने लाल रंग में 2 शब्द हैं ऑब्लिक लगा करके, जिनमें से एक सही शब्द को रिक्त स्थान में भरना है। पहला प्रश्न है छठे प्रश्न का, मनुष्य और प्रकृति आदिकाल से ही एक दूसरे के पर रिक्त स्थान रहे हैं। दूसरा है हाथ से पकड़कर प्रहार करने का हथियार रिक्त स्थान कहलाता है। यहाँ अस्त्र ऑब्लिक शस्त्र हैं। तीसरा है उन्नति का विलोम शब्द रिक्त स्थान है अवनति या परिणति। चौथा जो शब्दांश शब्द के आरंभ में जुड़कर उसके अर्थ में विशेषता या परिवर्तन उत्पन्न कर देते हैं, वे रिक्त स्थान कहलाते हैं, उपसर्ग या प्रत्यय। पांचवा है वाक्य में संज्ञा या सर्वनाम के कारकीय संबंध को प्रकट करने वाले चिन्हों को रिक्त स्थान कहते हैं, विसर्ग या परसर्ग। छठा ऐसे शब्द जो परस्पर विरोधी या विपरीत अर्थ प्रकट करते हैं, उन्हें रिक्त स्थान शब्द कहते हैं, विलोम या पर्यायवाची। उत्तर में रिक्त स्थानों में देखेंगे सही शब्द कौन सा आएगा। पहला मनुष्य और प्रकृति आदिकाल से ही एक दूसरे पर आश्रित रहे हैं। यहाँ रिक्त स्थान में आएगा आश्रित। दूसरा हाथ से पकड़कर प्रहार करने का हथियार रिक्त स्थान कहलाता है। यहाँ सही शब्द है शस्त्र। तीसरा उन्नति का विलोम शब्द रिक्त स्थान है। यहाँ आएगा अवनति। चौथा जो शब्दांश शब्द के आरंभ में जुड़कर उनके अर्थ में विशेषता या परिवर्तन उत्पन्न कर देते हैं, वे रिक्त स्थान कहलाते हैं। यहाँ आएगा उपसर्ग। पांचवा वाक्य में संज्ञा या सर्वनाम के कारकीय संबंध को प्रकट करने वाले चिन्हों को रिक्त स्थान कहते हैं। यहाँ आएगा परसर्ग। छठा ऐसे शब्द जो परस्पर विरोधी या विपरीत अर्थ प्रकट करते हैं, उन्हें रिक्त स्थान शब्द कहते हैं। यहाँ आएगा विलोम। खंड ए के बाद खंड ब है। 7वां प्रश्न 8 अंक का है। अपठित गद्यांश
निम्नलिखित अपठित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अपठित गद्यांश को पढ़ेंगे, फिर इसमें से कुछ प्रश्न पूछे गए हैं, उन प्रश्नों के उत्तर इसी अपठित गद्यांश में से देने हैं। अपठित गद्यांश को पढ़ लेते हैं। मानव जाति ने अपने उद्भव काल से ही प्रकृति की गोद में ही जन्म लिया और उसी से अपने भरण पोषण की सामग्री प्राप्त की। सभी प्रकार के वन्य या प्राकृतिक उपदान ही उसके जीवन और जीविका के एकमात्र साधन थे। प्रकृति ने ही मानव जीवन को संरक्षण प्रदान किया। रामचंद्र, सीता व लक्ष्मण ने भी पंचवटी नामक स्थान पर कुटिया बनाकर वनवास का लंबा समय व्यतीत किया था। वृक्षों की लकड़ी से मानव अनेक प्रकार के लाभ उठाता है। उसने लकड़ी को ईंधन के रूप में प्रयुक्त किया। इससे मकान व झोंपड़ियाँ बनाई। इमारती लकड़ी से भवन निर्माण, कृषि यंत्र, परिवहन जैसे रथ, ट्रक, रेलों के डिब्बे तथा फर्नीचर आदि बनाए जाते हैं। कोयला भी लकड़ी का प्रतिरूप है। वृक्षों की लकड़ी तथा उसके उत्पाद जैसे नारियल का जूट, लकड़ी का बुरादा, चीड़ की लकड़ी आदि विभिन्न वस्तुओं का प्रयोग फल, कांच के बर्तन आदि नाजुक पदार्थों की पैकिंग के लिए किया जाता है। इस प्रकार वृक्षों से विभिन्न प्रत्यक्ष लाभों के अतिरिक्त परोक्ष फायदे भी हैं। जीवनदायिनी ऑक्सीजन पेड़ों से प्राप्त होती है। वृक्षों के आधिक्य से बाढ़ नियंत्रण में सहायता मिलती है। अब इसमें से प्रश्न पूछे गए हैं, उन प्रश्नों को पढ़ेंगे, फिर इनके उत्तर देंगे इस अपठित गद्यांश में से ही। पहला प्रश्न है, आदिकाल में मानव जीवन किस पर आधारित था? दूसरा, वनवास काल में रामचंद्र, सीता व लक्ष्मण ने कहाँ पर निवास किया था? तीसरा, वृक्षों से परोक्ष फायदे क्या हैं? चौथा प्रश्न है, लकड़ी का प्रतिरूप किसे बताया गया है? पांचवा प्रश्न, वृक्षों से प्रत्यक्ष लाभ के 2 उदाहरण बताइए। छठा प्रश्न है, संसार में मानव जीवन को सर्वप्रथम किसने संरक्षण दिया है? सातवां प्रश्न है, उपर्युक्त गद्यांश का उचित शीर्षक बताइए। आठवां प्रश्न, पंचवटी का समास विग्रह और समास नाम बताइए। सभी प्रश्नों के उत्तर देखेंगे। पहले प्रश्न का उत्तर है, आदिकाल में मानव जीवन सभी प्रकार के वन या प्राकृतिक उपादानों पर ही आधारित था। दूसरे प्रश्न का उत्तर, वनवास काल में रामचंद्र, सीता व लक्ष्मण ने पंचवटी नामक स्थान पर कुटिया बनाकर निवास किया था। तीसरा प्रश्न का उत्तर, वृक्षों से परोक्ष फायदे हैं। जीवनदायिनी ऑक्सीजन पेड़ों से प्राप्त होती है तथा वृक्षों के आधिक्य से बाढ़ नियंत्रण में सहायता मिलती है। चौथे प्रश्न का उत्तर है, लकड़ी के कोयले को लकड़ी का प्रतिरूप बताया गया है। पांचवें प्रश्न का उत्तर, वृक्षों से प्रत्यक्ष लाभ हैं। वृक्षों से इमारती लकड़ी प्राप्त होती है। भवन निर्माण, कृषि यंत्र, परिवहन जैसे रथ, ट्रक, रेलों के डिब्बे तथा फर्नीचर आदि बनाए जाते हैं। छठे प्रश्न का उत्तर है, संसार में मानव जीवन को सर्वप्रथम प्रकृति ने ही संरक्षण दिया है। सातवें प्रश्न का उत्तर, उपर्युक्त गद्यांश का उचित शीर्षक है मानव जीवन और प्रकृति या प्रकृति से मानव का भरण पोषण। आठवें प्रश्न का उत्तर है, पंचवटी। पंच अर्थात 5 वटों का समूह तथा समास नाम है द्विगु समास। प्रश्न संख्या 8, निम्नलिखित अपठित काव्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। नीलांबर परिधान हरित पट पर सुंदर है, सूर्य चंद्र युग मुकुट मेखला रत्नाकर है। नदियाँ प्रेम प्रभा फूल तारा मंडन है, बंदी जन खग वृंद शेष वन सिंहासन है। करते अभिषेक पयोद हैं बलिहारी इस देश की, हे मातृभूमि तू सत्य ही सगुण मूर्ति सर्वेश की। जिसकी रज में लोटे लोटे कर बड़े हुए हैं, घुटनों के बल सरक सरक कर खड़े हुए हैं। परमहंस सम बाल्यकाल में सब सुख पाए,
जिसके कारण धूल भरे हीरे कहलाए। हम खेले कूदे हर्षयुत जिसकी प्यारी गोद में, हे मातृभूमि तुझको निरख क्यों न हूँ मोद में। अपठित काव्यांश में से प्रश्न पूछे गए हैं, उन प्रश्नों को देखेंगे, फिर उनके उत्तरों को भी देखेंगे। पहला प्रश्न है, मातृभूमि को किसकी मूर्ति बताया गया है? उत्तर है, मातृभूमि को सर्वेश अर्थात सबका ईश्वर की सगुण साकार मूर्ति बताया गया है। दूसरा प्रश्न है, धूल भरे हीरे से कवि का क्या आशय है? उत्तर है, धूल भरे हीरे से कवि का आशय है मातृभूमि की संतानों से है, जो कि बचपन से ही मातृभूमि की धूल में लौट लौट कर खेलकर बड़े हुए हैं। तीसरा प्रश्न है, उपर्युक्त काव्यांश का उचित शीर्षक बताइए। उत्तर है, उपर्युक्त काव्यांश का उचित शीर्षक है मातृभूमि या हमारी मातृभूमि। चौथा प्रश्न, मातृभूमि का सिंहासन किसे बताया गया है? उत्तर है, शेषनाग के फन को मातृभूमि का सिंहासन बताया गया है। पांचवा प्रश्न है, इस काव्यांश के द्वारा कवि ने क्या संदेश दिया है? इस काव्यांश के द्वारा कवि ने यह संदेश दिया है कि जिस मातृभूमि की गोद में पले बड़े हैं, उसके प्रति हमें हमेशा आदर का भाव रखना चाहिए तथा सम्मान और महत्व देना चाहिए। छठा प्रश्न है, नदियों को मातृभूमि का प्रेम प्रवाह बतलाने के से क्या आशय है? उत्तर है, जिस तरह नदियों में प्रभावशीलता होती है, उसी तरह प्रेम का भी प्रभाव होता है, इसलिए नदियों को मातृभूमि का प्रेम प्रवाह बतलाया गया है। सातवां प्रश्न है, सूर्य चंद्र पद में कौन सा समास है, बताइए। उत्तर है, सूर्य चंद्र पद में सभी पद प्रधान हैं, अतः यह द्वंद्व समास है। आठवां प्रश्न है, करते अभिषेक पयोद हैं, पयोद के दो पर्यायवाची लिखिए। करते अभिषेक पयोद हैं, पयोद के दो पर्यायवाची हैं बादल और मेघ। अपठित काव्यांश का अथवा में दूसरा अपठित काव्यांश और है, हे ग्राम देवता नमस्कार, सोने चांदी से नहीं किंतु तुमने मिट्टी से किया प्यार। हे ग्राम देवता नमस्कार, तुम जनमन के अधिनायक हो, तुम हंसों की फूले फले देश, आओ सिंहासन पर बैठो, यह राज्य तुम्हारा है अशेष। उर्वरा भूमि के नए खेत, ये नए धान्य से सजे वेश, तुम भू पर रहकर भूमि भार धारण करते हो मनुष्य शेष। अपठित काव्यांश में से प्रश्न पूछे गए हैं। पहला प्रश्न है, किसान को मनुष्य शेष किस आशय से कहा गया है? दूसरा प्रश्न है, किसान किससे प्यार करता है? तीसरा प्रश्न, किसान को ग्राम देवता क्यों कहा गया है? चौथा है, उपर्युक्त काव्यांश का उचित शीर्षक बताइए। पांचवा, इस काव्यांश से क्या संदेश व्यक्त हुआ है? छठा, जन मन का अधिनायक किसे कहा गया है? सातवां, भूमि शब्द का समानार्थी शब्द बताइए। आठवां, अधिनायक शब्द में उपसर्ग और मूल शब्द बताइए। उत्तर देख लेते हैं। पहले प्रश्न का उत्तर है, जिस प्रकार शेषनाग धरती का भार धारण करता है, उसी प्रकार किसान धरती पर रहने वाले मनुष्यों के भरण पोषण का भार धारण करता है। इसी आशय से किसान को मनुज शेष कहा गया है। दूसरा प्रश्न है, किसान सोने चांदी से नहीं बल्कि मिट्टी से प्यार करता है। तीसरा प्रश्न का उत्तर है, किसान भूमि को उर्वरा करके नए खेत बनाकर उनमें धन धान्य अर्थात अनाज उगाता है तथा सभी का भरण पोषण करता है, इसलिए किसान को ग्राम देवता कहा गया है। चौथे प्रश्न का उत्तर है, उपर्युक्त काव्यांश का उचित शीर्षक हो सकता है मनुज शेष किसान या ग्राम देवता किसान। पांचवें प्रश्न का उत्तर है, जो किसान इतना श्रम करके हमारा भरण पोषण करता है, उस किसान के प्रति सभी को प्रेम तथा सम्मान का भाव रखना चाहिए। छठे प्रश्न का उत्तर है, जन मन का अधिनायक ग्राम देवता अर्थात किसान को कहा गया है। सातवें प्रश्न का उत्तर है,
भूमि शब्द का समानार्थी शब्द है वसुंधरा, पृथ्वी, धरा। 8वें प्रश्न का उत्तर अधिनायक शब्द में उपसर्ग अधि है और मूल शब्द नायक है। खंड स। खंड स के अंदर 10वां प्रश्न है, नीचे दिए गए 4 प्रश्नों में से किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ 4 प्रश्न दिए हुए हैं, उनमें से केवल 3 प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं। पहला प्रश्न है, मानसरोवर से कवि का क्या आशय है? मानसरोवर में हंस क्या करता है? उत्तर, मानसरोवर हिमालय पर स्थित एक पवित्र सरोवर है और ऐसा कहा जाता है कि वहाँ पर हंस मोती चुगते हैं। यहाँ मानसरोवर से कवि का आशय है पवित्र मन रूपी पवित्र सरोवर। जैसे मानसरोवर में हंस मोती चुगते हैं, उसी प्रकार पवित्र मन रूपी मानसरोवर में आत्मा रूपी हंस प्रभु भक्ति में लीन होकर परमानंद रूपी या मोक्ष रूपी मोती चुगता है। दूसरा प्रश्न है, बालू के शापों से अंकित गंगा की सतरंगी रेती का भाव स्पष्ट कीजिए। उत्तर, गांव के प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन करते हुए कवि कहता है कि गंगा नदी के तट पर रंग बिरंगी बालू अर्थात रेत फैली हुई है। उस पर सूर्य की किरणें के पड़ने से 7 रंग चमकने लगते हैं और रेत पर बनी आड़ी तिरछी लहरें सांपों की तरह चमकती हैं। तीसरा प्रश्न, मेघ रूपी मेहमान के आने से वातावरण में क्या परिवर्तन हुए? उत्तर, मेघ रूपी मेहमान के आने से क्या हुआ? पहला हुआ, सनसनाती हवाएं चलने लगी, हवा से दरवाजे खिड़कियां खुलने लगी, पेड़ झुकने लगे, पीपल जैसे बड़े पेड़ भी डोलने लगे, बेलें हर्षित हुईं, तालाब में लहरें उठने लगीं, क्षितिज पर बादल उमड़ने और गरजने लगे, बिजली चमकने लगी, रिमझिम वर्षा होने लगी तथा नदी में लहरें उठने लगी। चौथा प्रश्न है, बच्चे काम पर जा रहे हैं, कविता के कवि के अनुसार वर्तमान काल की सबसे भयानक समस्या क्या है? उत्तर, कवि के अनुसार वर्तमान काल की सबसे भयानक समस्या बाल श्रम की है। जो उम्र बच्चों के लिखने पढ़ने खेलने की होती है, उस अवस्था में वे विद्यालय न जाकर कारखानों, होटलों, ढाबों और दुकानों पर मजदूरी करने के लिए मजबूरी और बेबसी में जाते हैं। यही बाल मजदूरी वर्तमान काल की सबसे भयंकर समस्या है। प्रश्न संख्या 11, नीचे दिए गए 4 प्रश्नों में से किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न है, जोर तो मारता ही जाऊंगा चाहे कितने ही बंधन पड़ते जाएं। इस वाक्य के माध्यम से लेखक ने क्या व्यंजना की है? उत्तर है, यह वाक्य हीरा का कथन है। वह कांजी हाउस के दीवार तोड़ने के संबंध में अपने दृढ़ संकल्प को व्यक्त करता है। हीरा के इस दृढ़ संकल्प के माध्यम से लेखक ने स्वतंत्रता आंदोलन के उन क्रांतिकारियों की भावना को व्यक्त किया है जो अंग्रेजों की कैद में रहकर यातनाएं सह रहे थे। गुलामी से मुक्ति पाने के लिए संघर्ष और दृढ़ संकल्प की आवश्यकता होती है। कष्टों की चिंता किए बिना निरंतर संघर्ष करते रहने से ही गुलामी की जंजीरों से मुक्त हुआ जा सकता है। दूसरा प्रश्न है, मेरी आंखें नम हैं, लेखक ने इसका क्या कारण बताया? उत्तर, प्रकृति और पक्षी प्रेमी सालिम अली प्रकृति की दुनिया में एक टापू बनने की बजाय अथाह सागर बनकर उभरे थे। जो लोग उनके भ्रमणशील स्वभाव और उनकी यायावरी से परिचित हैं, उन्हें महसूस होता है कि वो आज भी पक्षियों के सुराग में ही निकले हैं और बस अभी गले में लंबी दूरबीन लटकाए अपने खोजपूर्ण नतीजों के साथ लौट आएंगे। परंतु इस बार सालिम अली की मृत्यु होने के कारण जब वो नहीं लौट पाते हैं तो लेखक की दुख और अवसाद के कारण आंखें नम हो जाती हैं। तीसरा प्रश्न है, प्रेमचंद की फोटो में उनके जूते देखकर लेखक क्या सोचने लगता है? उत्तर, लेखक जब प्रेमचंद की फोटो देखता है तो देखता है कि प्रेमचंद के पाँवों में कैनवस के जूते हैं जिनके बंद के सिरों पर की लोहे की पतरी निकल चुकी है, जिसकी वजह से उनके बंद बेतरतीब बंधे हुए हैं। दाहिने पांव का जूता ठीक है,
मगर बाएं जूते में बड़ा छेद होने से अंगुली बाहर निकल आई है, जिस पर जाकर लेखक की दृष्टि अटक गई है, जिसे देखकर वह सोचता है कि फोटो खिंचाते समय यदि प्रेमचंद धोती को थोड़ा नीचे खींच लेते तो अंगुली ढक सकती थी। फोटो ही खिंचाना था तो ठीक जूते पहन लेते या न खिंचाते। फोटो न खिंचाने से क्या बिगड़ता? शायद पत्नी के आग्रह की वजह से फोटो खिंचाने के लिए बैठ गए होंगे। लेखक यह भी सोचता है कि यह कितनी बड़ी ट्रेजेडी है कि आदमी के पास फ़ोटो खिंचाने को भी जूता नहीं हो। ऐसा लगता है कि प्रेमचंद फ़ोटो के महत्व को नहीं समझते हैं, नहीं तो फ़ोटो खिंचाने के लिए किसी से जूते मांग लेते। चौथा प्रश्न है, लेखिका के जन्म पर उसकी खातिर क्यों की गई? मेरे बचपन के दिन पाठ के आधार पर लिखिए। उत्तर, मेरे बचपन के दिन पाठ की लेखिका के बताए अनुसार लेखिका के परिवार में लेखिका कई पीढ़ियों के बाद उत्पन्न हुई थी। उसके परिवार में पिछले 200 वर्षों से किसी कन्या का जन्म नहीं हुआ था। लेखिका के परिवार की कुलदेवी दुर्गा थीं, अतः कन्या प्राप्ति हेतु उसके बाबा ने बहुत दुर्गा पूजा की। इसी कारण से लेखिका के जन्म पर उसकी बड़ी खातिर की गई। उसे वह सब नहीं सहना पड़ा जो अन्य लड़कियों को सहना पड़ता है। प्रश्न संख्या 12 5 अंक का प्रश्न है। निम्नलिखित पठित पद्यांशों में से किसी एक के पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पद्यांश है, या लकुटी और कामरिया पर राजती हूँ पुर को तजिडारों, आठों सिद्धि नवो निधि के सुख नंद की गाय चराई बिसारों, रस खान कबों इन आँखिन सों ब्रज के बन बाग तड़ाग निहारों, कोटिक एकल धोत के धाम करील के कुंचन ऊपर वारों। पद्यांश में से प्रश्न पूछे गए हैं। पहला प्रश्न है, उपर्युक्त पद्यांश में लकुटी और कामरिया क्या है? दूसरा प्रश्न है, नंद की गाय चराने के सुख के बदले में कवि क्या छोड़ने को तैयार है? तीसरा प्रश्न है, कवि सोने के करोड़ों महल किस पर न्योछावर करने की बात करता है? चौथा है, प्रस्तुत सवैये के द्वारा कवि द्वारा व्यक्त किए गए भाव को समझाइए। चारों प्रश्नों के उत्तर देख लेते हैं। पहला प्रश्न का उत्तर है, उपर्युक्त पद्यांश में लकुटी श्री कृष्ण की लकड़ी या लाठी है और कामरिया कमर में पहनने वाला पीताम्बर अर्थात कपड़ा है। दूसरे प्रश्न का उत्तर है, नंद की गाय चराने के सुख और सौभाग्य मिलने के बदले में कवि 8 सिद्धियां और 9 निधियों के सुख को भी छोड़ने को तैयार है। तीसरा प्रश्न का उत्तर, कवि के नेत्रों को ब्रजभूमि के बाग, तालाब आदि देखने को मिलने पर और करील के कुंजों में विचरण करने का सौभाग्य या अवसर मिलने पर कवि सोने के करोड़ों महल न्योछावर करने की बात करता है। चौथे प्रश्न का उत्तर है, प्रस्तुत सवैये में कवि द्वारा श्री कृष्ण के प्रति अपने अगाध प्रेम और भाव को व्यक्त किया है, जिसमें उन्होंने बताया है कि भगवान के प्रति प्रेम और उनके प्रति भक्ति, समर्पण और सानिध्य का सुख संसार के समस्त भौतिक सुखों और कीमती वस्तुओं से अधिक सुंदर, अच्छा और सुख देने वाला है। इसी प्रश्न में अथवा में एक पद्यांश और है, दोनों में से एक पद्यांश के प्रश्नों के उत्तर देने हैं। ऊंची काली दीवारों के घेरे में, डाकू चोरों बटमारों के डेरे में, जीने को देते नहीं पेट भर खाना, मरने भी देते नहीं तड़प रह जाना, जीवन पर अब दिन रात कड़ा पहरा है, शासन है या तम का प्रभाव गहरा है, हिमकर निराश कर चला रात भी काली, इस समय काली माँ मई जगी क्यों आली। 4 प्रश्न पूछे गए हैं, इन प्रश्नों को देख लेते हैं, फिर इनके उत्तर देखेंगे। पहला प्रश्न है, कवि कोयल से क्या प्रश्न करता है? दूसरा, कवि को कारागार में किनके साथ रखा गया था? तीसरा प्रश्न पूछा गया है, दिन रात किस पर कड़ा पहरा है? चौथा प्रश्न है काव्यांश में से पूछा गया, पद्यांश में से, हिमकर निराश कर चला से क्या आशय है? उत्तर है पहले प्रश्न का, कवि कोयल से कहता है कि जब चंद्रमा भी अस्त हो गया है तथा सभी निराशा और अंधकार में जी रहे हैं, तब ऐसे समय में हे सखी तुम क्यों जाग गई हो, अर्थात तुम भी सो जाओ। दूसरे प्रश्न का उत्तर है, कवि को कारागार में
डाकू, चोर, लुटेरे जैसे अपराधियों के साथ रखा गया था। तीसरे प्रश्न का उत्तर है अंग्रेज सरकार या अंग्रेज शासन का कवि और जेल में बंद अन्य सभी कैदियों पर दिन रात कड़ा पहरा है। चौथे प्रश्न का उत्तर है हिमकर निराश कर चला में कवि ने अंग्रेज शासन द्वारा स्वतंत्रता सेनानियों पर किए गए अत्याचारों का वर्णन किया है कि किस प्रकार कवि तथा अन्य देशभक्तों को जेल की काली ऊंची दीवारों के घेरे में डालकर डाकू, चोर, लुटेरे जैसे अपराधियों के साथ बंद कर दिया गया है। जेल में भरपेट भोजन न देकर ना तो मरने देते हैं ना ही जीने देते हैं। जेल पर अंग्रेज शासन का कड़ा पहरा लगा हुआ है। प्रश्न संख्या 13, निम्नलिखित पठित गद्यांशों में से किसी एक के प्रश्नों के सही उत्तर दीजिए। प्रश्न 13 में 2 पठित गद्यांश दिए गए हैं अथवा के अंदर, इनमें से एक पठित गद्यांश में से जो प्रश्न पूछे गए हैं सभी उनके उत्तर देने हैं। पहले गद्यांश को पढ़ लेते हैं। तिब्बत की जमीन बहुत अधिक छोटे बड़े जागीरदारों में बटी है। इन जागीरों का बहुत ज़्यादा हिस्सा मठों विहारों के हाथ में है। अपनी अपनी जागीर में हरेक जागीरदार कुछ खेती खुद भी कराता है, जिसके लिए मजदूर बेगार में मिल जाते हैं। खेती का इंतजाम देखने के लिए वहाँ कोई भिक्षु भेजा जाता है, जो जागीर के आदमियों के लिए राजा से कम नहीं होता। शेखर की खेती के मुखिया भिक्षु नम से बड़े भद्र पुरुष थे। वह बहुत प्रेम से मिले। हालांकि उस वक्त मेरा भेष ऐसा नहीं था कि उन्हें कुछ भी ख्याल करना चाहिए। यहाँ एक अच्छा मंदिर था जिसमें कंजुर बुद्ध वचन अनुवाद की हस्तलिखित 103 पोथियाँ रखी हुई थी। मेरा आसन भी वहीं लगा। इस गद्यांश में से प्रश्न पूछे गए हैं 4। पहला प्रश्न है नमसे कौन थे, वे लेखक से कैसे मिले। दूसरा प्रश्न है तिब्बत की ज़मीन किस प्रकार से बटी है। तीसरा प्रश्न है मंदिर में क्या रखा हुआ था। चौथा प्रश्न है जागीरदारों को खेती के लिए मजदूर किस तरह से मिलते हैं। पहले प्रश्न का उत्तर है नमसे शेखर की खेती के मुखिया भिक्षु थे, वे लेखक से बहुत प्रेम से मिले। दूसरे प्रश्न का उत्तर तिब्बत की ज़मीन बहुत अधिक छोटे बड़े जागीरदारों में बटी है। तीसरे प्रश्न का उत्तर है मंदिर में कंजुर बुद्ध वचन अनुवाद की हस्तलिखित 103 पोथियाँ रखी हुई थी। चौथे प्रश्न का उत्तर है जागीरदारों को खेती के लिए मजदूर बेगार में मिल जाते हैं। अथवा के अंदर एक गद्यांश है, इसे भी पढ़ लेते हैं। दोनों गद्यांशों में से सिर्फ एक गद्यांश में से पूछे गए प्रश्नों के उत्तर देने हैं। समाज में वर्गों की दूरी बढ़ रही है, सामाजिक सरोकारों में कमी आ रही है। जीवन स्तर का यह बढ़ता अंतर आक्रोश और अशांति को जन्म दे रहा है। जैसे जैसे दिखावे की यह संस्कृति फैलेगी, सामाजिक अशांति भी बढ़ेगी। हमारी सांस्कृतिक अस्मिता का ह्रास हो रहा है। हम लक्ष्य भ्रम से भी पीड़ित हैं। विकास के विराट उद्देश्य पीछे हट रहे हैं। हम झूठी तुष्टि के तात्कालिक लक्ष्यों का पीछा कर रहे हैं। मर्यादाएं टूट रही हैं। नैतिक मानदंड ढीले पड़ रहे हैं। व्यक्ति केंद्रिकता बढ़ रही है। स्वार्थ परमार्थ पर हावी हो रहा है। भोग की आकांक्षाएं आसमान को छू रही हैं। किस बिंदु पर रुकेगी यह दौड़। गद्यांश में से पूछे गए प्रश्नों को देख लेते हैं। आज हम लक्ष्य भ्रम से किस कारण पीड़ित हैं। दूसरा प्रश्न है व्यक्ति केंद्रिकता का क्या अर्थ है। तीसरा प्रश्न किन कारणों से समाज में आक्रोश और अशांति फैल रही है। चौथा प्रश्न है उपभोक्तावादी संस्कृति का क्या दुष्प्रभाव दिखाई दे रहा है, बताइए। उत्तर देखेंगे। पहले प्रश्न का उत्तर है उपभोक्तावादी संस्कृति के कारण हम भारतीय अपनी सांस्कृतिक अस्मिता का ह्रास कर रहे हैं। इसी कारण अपने विराट उद्देश्य से पीछे हटकर लक्ष्य भ्रम से पीड़ित हो रहे हैं। दूसरे प्रश्न का उत्तर है व्यक्ति केंद्रिकता का अर्थ है मनुष्य का अपने स्वार्थ तक ही सीमित रह जाना, उसका अन्य समाज से या प्रकृति से बिल्कुल अलग हो जाना।
तीसरे प्रश्न का उत्तर है आपसी संबंधों में आई दूरियां और आर्थिक स्तर पर बढ़ते अंतर के कारण मानव मन में आक्रोश और अशांति पैदा हो रही है। चौथे प्रश्न का उत्तर है उपभोक्तावादी संस्कृति का दुष्प्रभाव अनेक रूपों में दिखाई दे रहा है। इससे हमारी सांस्कृतिक अस्मिता का ह्रास हो रहा है, मर्यादाएं टूट रही हैं, नैतिक मानदंड कमजोर पड़ रहे हैं, व्यक्तिवाद का बोलबाला दिखाई दे रहा है। नीचे दिए गए निबंधात्मक प्रश्नों में से किसी एक का उत्तर लगभग 100 से 120 शब्दों में दीजिए। प्रश्न संख्या 14 निबंधात्मक प्रश्न है, बाढ़ की सही जानकारी लेने के लिए और बाढ़ का रूप देखने के लिए लेखक क्यों उत्सुक था? लेखक ने रिक्शे में बैठकर क्या देखा? उत्तर है, लेखक ने अपने जीवन में कई बार बाढ़ के दृश्यों को भी देखा था तथा बाढ़ पीड़ितों की सहायता भी की थी, परंतु स्वयं कभी बाढ़ में घिरा नहीं था। इसी कारण लेखक पटना में आई बाढ़ की सही स्थिति जानने के लिए उत्सुक था। लेखक ने बाढ़ को देखने के लिए अपने मित्र के साथ रिक्शे में बैठकर कॉफ़ी हाउस पहुंचा तो देखता है कि कॉफ़ी हाउस बंद कर दिया गया था तथा सड़क के किनारे एक मोटी डोरी की शक्ल में गेरुआ झाग फैन में उलझा पानी तेजी से सरकता आ रहा था। मृत्यु का तरल दूत अर्थात पानी को तेजी से आते देखकर लेखक उसके आतंक से डरकर अपने मित्र से आगे जाने की मना करता है। तब वे वहां से लौटकर अप्सरा सिनेमा हॉल के बगल से गांधी मैदान की ओर जाते हैं। वहां पैलेस होटल और इंडियन एयरलाइंस दफ्तर के सामने पानी भर रहा था। पानी की तेज धारा पर लाल हरे नियन विज्ञापनों की परछाइयाँ सैकड़ों रंगीन सांपों की सृष्टि कर रही थीं। गांधी मैदान की रेलिंग के सहारे हजारों लोग खड़े देख रहे थे, जिनकी संख्या दशहरा के दिन रामलीला के राम के रथ की प्रतीक्षा में खड़े लोगों से कम नहीं थी। अथवा में प्रश्न है, रीढ़ की हड्डी एकांकी में सामाजिक खोखलेपन पर निहित व्यंग को स्पष्ट कीजिए। उत्तर, रीढ़ की हड्डी एकांकी में लेखक ने समाज में व्याप्त बुराइयों को सीधे ढंग से व्यक्त न करके व्यंग के माध्यम से स्पष्ट किया है। रामस्वरूप लड़के वालों की इच्छा के अनुसार अपनी बीए पास लड़की को मैट्रिक पास बताता है। लड़की वाला होने के कारण अपने आप को छोटा समझकर गोपाल प्रसाद की चापलूसी करता है। गोपाल प्रसाद को अपने लड़के के चरित्र एवं बैकबोन आदि कमजोरियों का ज्ञान होते हुए भी झूठ बोलता है। दकियानूसी विचार प्रकट करता है। वह कहता है कि क्या लड़कों की पढ़ाई और लड़कियों की पढ़ाई एक बात है? अगर औरतें भी वही करने लगीं, अंग्रेजी अखबार पढ़ने लगीं, तो हो चुकी गृहस्थी। इस प्रकार एकांकी में गोपाल प्रसाद एवं शंकर के माध्यम से विवाह के रिश्ते को लेकर जो सोच कुछ लोगों की है, उस पर व्यंग किया गया है। प्रश्न संख्या 15, नीचे दिए गए 5 लघुत्तरात्मक प्रश्नों में से किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर लगभग 30 शब्द में दीजिए। प्रत्येक प्रश्न में 30 शब्दों में उत्तर देने हैं। पहला प्रश्न है, खरीद बिक्री बंद हो चुकने पर भी पान की बिक्री अचानक क्यों बढ़ गई थी? उत्तर, बाढ़ आने के कारण अन्य सभी प्रकार की दुकानें तो बंद हो गई थीं, परंतु बाढ़ का हाल जानने की वजह से एवं बाढ़ का दृश्य देखने की उत्सुकता के कारण लोग घरों से बाहर निकलकर पान की दुकानों के खुली होने के कारण उनके आसपास एकत्र होने लगे। वहाँ पर वे पान खाने के साथ साथ बाढ़ की भीषणता पर चर्चा भी करने लगे। इसी कारण पान की बिक्री अचानक बढ़ गई। 15वें प्रश्न का दूसरा प्रश्न है, लेखिका की माँ के व्यक्तित्व की विशेषताएं लिखिए। उत्तर, लेखिका की माँ का व्यक्तित्व बड़ा असाधारण था। वे कभी झूठ नहीं बोलती थीं और गोपनीय बात को कभी दूसरों से नहीं कहती थीं। इसके साथ ही वे स्वतंत्रता आंदोलन के लिए भी काम करती थी। इन सब की वजहों से उनका घर में सम्मान होता था। घर के सभी महत्वपूर्ण कार्यों में उनकी राय ली जाती थी और उसको अंतिम माना जाता था। उनका समस्त समय किताबें पढ़ने, साहित्य चर्चा करने और संगीत सुनने में बीतता था। ये सभी उनके व्यक्तित्व की विशेषताएं थी। तीसरा प्रश्न है, लेखिका ने
बच्चों को शिक्षा दिलाने में क्या योगदान दिया? उत्तर, लेखिका कर्नाटक के छोटे से कस्बे बागलकोट में पहुंची तो वहां उसके बच्चों को पढ़ाने की समुचित व्यवस्था नहीं थी। इसके लिए उसने सामान्य वर्ग से लेकर अफसरों तक के बच्चों के लिए एक अच्छा स्कूल खोलने की कोशिश की। इसके लिए उसने कैथोलिक बिशप से वहां एक स्कूल खोलने की प्रार्थना की, परंतु बिशप के तैयार नहीं होने पर लेखिका ने अपने प्रयासों से कुछ उत्साही लोगों को साथ लेकर वहां प्राइमरी स्कूल खुलवाया। चौथा प्रश्न है, लेखिका ने अपनी नानी को कभी देखा भी नहीं था, फिर भी वे उनके व्यक्तित्व से प्रभावित क्यों थी? उत्तर, लेखिका ने अपनी नानी को देखा तो नहीं था, लेकिन उनके बारे में सुना जरूर था कि अनपढ़ होने के बावजूद भी उनके मन में देशभक्ति की भावनाएं भरी हुई थीं। इसका पता तब चलता है जब वे अपने जीवन के अंतिम दिनों में अपने पति के मित्र क्रांतिकारी प्यारेलाल को बुलवाकर अपनी बेटी की शादी अंग्रेज़ों के किसी भक्त से करने के बजाय किसी देशभक्त क्रांतिकारी से करवाने की बात कहती हैं। उनकी इस देश प्रेम की पवित्र भावना की वजह से तथा अपनी बेटी की शादी की बात किसी पर पुरुष के सामने करने की हिम्मत के कारण ही लेखिका अपनी नानी के व्यक्तित्व से प्रभावित थीं। पांचवा प्रश्न है, रीढ़ की हड्डी एकांकी में शंकर को कैसा युवक बताया गया है? उत्तर, रीढ़ की हड्डी एकांकी में शंकर को कमजोर चरित्र वाला और दुर्बल शरीर वाला कुचक्री नवयुवक बताया गया है। वह गिरे हुए चरित्र वाला और झेंपू स्वभाव वाला नवयुवक है। ये खंड दिया गया है जिसमें प्रश्न संख्या 16 एक प्रार्थना पत्र है टीसी के लिए अपने प्रधानाध्यापक को। तो प्रश्न है, अपने विद्यालय के प्रधानाध्यापक जी को स्थानांतरण प्रमाण पत्र यानी टीसी हेतु एक प्रार्थना पत्र लिखिए। 5 अंक का प्रश्न है, तो कैसे लिखेंगे बता देता हूँ। सेवा में श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय, राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय उज्जैन भरतपुर। विषय, टीसी प्राप्त करने हेतु प्रार्थना पत्र। महोदय, उपरोक्त विषय अंतर्गत निवेदन है कि मैंने आपके विद्यालय से 8वीं कक्षा उत्तीर्ण की है तथा मैं आगे कक्षा 9 की पढ़ाई जारी रखना चाहता हूँ। चूँकि आपके विद्यालय में शिक्षा की सुविधा केवल कक्षा 8 तक की ही है, इसी कारण कक्षा 9 की पढ़ाई के लिए मुझे अन्य विद्यालय में प्रवेश लेना पड़ेगा। इसके लिए मुझे शाला स्थानांतरण प्रमाण पत्र यानी टीसी की आवश्यकता है। अतः आपसे प्रार्थना है कि मुझे टीसी प्रदान करने की कृपा करें। आपकी अति कृपा होगी। धन्यवाद। धन्यवाद के नीचे आ जाएगी दिनांक और इधर आ जाएगा आपका आज्ञाकारी शिष्य। जो नाम है आपका वो लिख दीजिए, जैसे मैंने लिख रखा है श्रीकांत अवस्थी पुत्र श्री, जो भी नाम है पिता का वो आप लिख सकते हैं। अथवा में ये प्रश्न है जिसमें एक प्रश्न तो प्रार्थना पत्र का आ गया और अथवा में दूसरा प्रश्न है संवाद के रूप में। स्वच्छता के संबंधता में 2 छात्रों की बातचीत को अपने शब्दों में संवाद के रूप में लिखिए। यहाँ संवाद अजय और विजय के बीच में है। अजय कह रहा है विजय से, यार विजय कितनी गंदगी रखते हैं हमारे देश में लोग। विजय कह रहा है, हाँ यार अजय, वास्तव में इन लोगों में हम भी शामिल हैं। अजय, हम देश के एक नागरिक के रूप में क्या कर सकते हैं? विजय कह रहा है, हमें कचरे को सार्वजनिक स्थानों पर फेंकने की बजाय कचरे को कचरा पात्रों में ही डालना चाहिए। अजय, क्या हमारी सरकार स्वच्छता की दिशा में कोई कार्य कर रही है? विजय, हाँ यार अजय, तुम्हें नहीं मालूम, हमारी भारत सरकार ने इस कार्य हेतु स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत की है। अजय, हाँ याद आया, आजकल घर घर से कचरा इकट्ठा करना भी शुरू किया गया है। विजय, यदि
हम सभी भारत सरकार के इन सारे नियमों का पालन करें तो हम भारत को स्वच्छ बना सकते हैं। अजय: हाँ, हमें भी अपने विद्यालय को स्वच्छ करने की शुरुआत करनी चाहिए। विजय: हाँ यार अजय, ये तो तुमने बहुत अच्छी बात कही है। चलो शीघ्रता से सभी दोस्तों को बुलाकर विद्यालय की सफाई का श्री गणेश करते हैं। ये संवाद हो गया। अब है प्रश्न संख्या 17। निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर 150 शब्दों में निबंध लिखिए। ये 4 विषय दे रखे हैं। पहला विषय है कोरोना वायरस पर, दूसरा है योग व्यायाम और उसका जीवन पर प्रभाव, तीसरा जो विषय है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पर, और चौथा विषय है पर्यावरण प्रदूषण पर। 8 नंबर का प्रश्न है। तो एक निबंध जो पहला नंबर पर है कोरोना वायरस, इस विषय पर निबंध यहाँ बता देता हूँ। बाकी के निबंध भी अगर देखने हैं तो हमारे चैनल पर आप देख सकते हैं, वहाँ आपको ये निबंध में मिल जाएंगे। इसके अलावा भी कई विषयों पर अलग अलग तरह के निबंध, स्टोरी राइटिंग, कहानियाँ, एप्लीकेशन, लेटर्स और भी बहुत कुछ सामग्री आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगी। कोरोना वायरस सबसे ऊपर हेडिंग लिख देंगे। 21वीं सदी की तेजी से फैलने वाली महामारी तथा इस महामारी से होने वाले आर्थिक एवं सामाजिक प्रभाव। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, कोरोना इस सदी की सबसे बड़ी महामारी हुई जिसने पूरे विश्व को हिलाकर रख दिया। पूरे विश्व की आर्थिक व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था को हिला करके रख दिया था। सबसे पहले प्रस्तावना। कोरोना नामक बीमारी जो कि एक तेजी से फैलने वाली भी महामारी है, कोरोना वायरस के रूप में हमारे चारों तरफ तेजी से फैली थी। उसने भारत ही नहीं बल्कि विश्व के लगभग सभी देशों को बुरी तरह से हिलाकर रख दिया था। इस बीमारी से कोई भी देश अछूता नहीं रह सका था। इस बीमारी के वायरस ने अमेरिका, ब्रिटेन, रूस, इटली, फ्रांस तथा अन्य लगभग सभी देशों की स्थिति को दयनीय बना दिया था। यह वायरस पहली बार चीन के वुहान शहर में वर्ष 2019 के अंत में फैला था। क्योंकि पहली बार यह वायरस वर्ष 2019 में आया था, इसी कारण विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO द्वारा इस कोरोना वायरस का नाम कोविड-19 रखा गया था। तब से लेकर यह वायरस अपना DNA अर्थात वेरिएंट बदलकर कभी डेल्टा के नाम से, कभी ओमाइक्रॉन तथा अन्य कई नामों से फैला। इसके बाद वैज्ञानिकों ने इसका टीका यानी वैक्सीन बनाने में सफलता प्राप्त की। टीका बनने के बाद से ही भारत में यह टीकाकरण अभियान बहुत बड़े स्तर पर चलाया गया, जिसके परिणाम स्वरूप बहुत ही कम समय में भारत में 150 करोड़ से अधिक टीके की डोज लोगों को लगाई गई और इस बीमारी को सफलतापूर्वक नियंत्रित किया गया। कोरोना वायरस के लक्षण। किसी संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आने पर यह वायरस फैलता है। कोरोना वायरस के लक्षण हैं: किसी संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आने पर यह वायरस फैलता है। संक्रमित हो चुके व्यक्ति के बुखार, जुखाम, सांस लेने में तकलीफ, सिर में तेज दर्द, सूखी खांसी, गले में खराश आदि समस्याएं होती हैं। कोरोना वायरस से बचाव के तरीके। स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा कोरोना से बचाव के लिए दिशा निर्देश जारी किए गए थे, जिनके अनुसार हाथों को साबुन से बार बार धोना, 2 गज की दूरी रखना, अल्कोहल युक्त सैनिटाइजर से अपने हाथों को सैनिटाइज करना शामिल था। खांसते एवं छींकते समय अपने मुंह और नाक को टिश्यू या रुमाल से ढकना, भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर अनावश्यक रूप से जाने से बचना, बाहर जाते समय या किसी से बातचीत करते समय मुंह पर मास्क लगाना, टीके की दोनों डोज अवश्य लगवाना, संक्रमण का कोई लक्षण दिखने पर तुरंत डॉक्टर को दिखाना तथा कुछ दिन के लिए खुद को होम आइसोलेशन में रखना आवश्यक था। सामाजिक प्रभाव क्या पड़े इससे?
इस वैश्विक महामारी को फैलने से रोकने के लिए विश्व के सभी देशों में लॉकडाउन करना पड़ा। किसी के भी संक्रमित होने या संक्रमण होने के संदेह होने पर उसे आइसोलेट क्वारंटाइन करने की नीति अपनाई गई। संक्रमण होने के डर से लोगों ने अपने करीबी दोस्तों, रिश्तेदारों से दूरियां बना ली। सामाजिक कार्यक्रम एवं उत्सव इत्यादि बंद हो गए। इससे लोगों के सामाजिक जीवन पर गहरा प्रतिकूल असर पड़ा। सामाजिक प्रभाव के बाद आर्थिक प्रभाव क्या पड़ा? विश्व के लगभग सभी देशों में लॉकडाउन की वजह से व्यापार, उद्योग आदि बंद हो गए, जिससे लोगों के रोजगार तथा आजीविका पर प्रतिकूल असर पड़ा। परिणाम स्वरूप लगभग सभी क्षेत्रों में आर्थिक मंदी दिखाई पड़ने लगी। सरकारों के राजस्व में भारी कमी आ गई। वहीं दूसरी ओर जांच प्रक्रिया, दवा, क्वारंटाइन की व्यवस्था, जरूरतमंदों को मदद पहुंचाने के चलते सार्वजनिक व्यय में भारी वृद्धि हो गई, जिसका सरकारों के खजानों पर अतिरिक्त व्यय का भारी असर पड़ा। इस तरह इस महामारी ने संपूर्ण विश्व में सभी देशों की अर्थव्यवस्था को तोड़कर रख दिया। अंत में उपसंहार। कोरोना महामारी जो 21वीं सदी की सबसे तेज फैलने वाली बीमारी थी, जिसने पूरे विश्व को अपनी चपेट में ले लिया था, इस महामारी से अपने को बचाना तो था ही, साथ ही दूसरे लोगों का भी ध्यान रखना जरूरी था। वसुधैव कुटुंबकम की कहावत को सार्थक करते हुए देश तथा समाज की समृद्धि में हमने मिलजुल कर योगदान दिया, जिससे सभी लोगों का जीवन पुनः पटरी पर आ सका। दोस्तों, इसी के साथ में ये वीडियो समाप्त हुआ। जो चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आ रहा है, वीडियो को लाइक अवश्य करें। धन्यवाद। थैंक यू।